नमस्कार साथियों, आइए ज्योतिष शास्त्र में वैवाहिक सुख संबंधी के लिए किस प्रकार से क्या क्या योग बनते हैं उसके विषय में आप चर्चा करें। विवाह संबंध विशेषतः जो पंचांग के हिसाब से हम मिलाते हैं 16 गुणों से मिलान होना चाहिए, क्योंकि उत्तम गुण हम 32 गुण तक मानते हैं और 32 का जो आधा होता है वो 16 गुण है। लेकिन आजकल क्योंकि ज़रा कंप्यूटर युग है, कंप्यूटर में जो है 18 गुणों से मिलान किया गया है। फिर इसमें विभिन्न प्रकार के दोषों का वर्णन आता है। विशेषतः 4 दोष प्रमुख मान्यता में थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ करके वो 8 हो गए। पहला दोष इसमें आता है गण दोष। गण दोष की विशेषता चर्चा अगर हम करें तो गण दोष होता है कि यदि किसी जातक का राक्षस गण हो, 3 प्रकार के ही गण मान्यता में हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। इन 3 गणों के अंतर्गत मिलान का भाव इस प्रकार से देखा जाता है, यदि पुरुष का देवगण है और कन्या का राक्षस गण है तो वहाँ पर मिलान नहीं किया जाता। गण दोष में विशेषता हम त्याज्य मानते हैं, क्योंकि राक्षस और देवताओं में विशेषतः द्वंद्व ही बना रहता है। इसलिए जिस बालक बालिका का विवाह इस संसर्ग में होगा तो उनका द्वंद्व घर के अंदर कलह कलेश चलता ही रहेगा। सबसे उत्तम गण माना गया है देवता का देवता के साथ, मनुष्य का मनुष्य के साथ और राक्षस का राक्षस के साथ। अब इसमें हम थोड़ा सा एक अंतर ले लेते हैं। अंतर क्या लेते हैं कि यदि देवता गण है और कन्या का जो है मनुष्य गण है तो ये भी चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देवता गण है लड़के का, राक्षस गण है लड़के का और लड़की का जो है मनुष्य गण है तो भी चल जाता है। अर्थात तो जो मनुष्य गण है ये दोनों के साथ में चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विशेषतः गण दोष को हम वैश्य समाज के साथ में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं उसका कारण है। उसका कारण यह है, वैश्य समाज जो है व्यापारिक वर्ग से संबंधित रखता है और पत्नी यदि उनकी कर्कशा हो, पत्नी उनकी अगर राक्षस वृत्ति की हो तो आप जान ही सकते हैं व्यवसाय में किस प्रकार का फर्क पड़ेगा। तो इसलिए वैश्य वर्ण में हम गण दोष का विशेष ध्यान रखते हैं। अब चलते हैं दूसरा दोष, नाड़ी दोष। नाड़ी दोष में विशेषता है नाड़ी के साथ में नाड़ी, 3 प्रकार की नाड़ी है, आधि, मध्य, अंत्य। इन नाड़ी दोषों में क्या है कि एक भी अपभ्रंश हो तो उस अपभ्रंशता के कारण नाड़ी दोष लगता है। इस नाड़ी दोष का भी निदान है। विशेषतः कई बार वैसे तो मान्यता ये है नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, ब्राह्मणों को नाड़ी दोष लगता है क्योंकि ब्राह्मण को बुद्धिमता के साथ जोड़ा गया। वो धर्म का प्रचारक होने के नाते, धर्म की व्यवस्था को चलाने के नाते उसकी पत्नी भी विदुषी हो तभी परिवार का सुख आनंद बनता है। तो नाड़ी दोष को विशेषतः बुद्धिमता के साथ जोड़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर में आजकल हम कहते हैं संतान के साथ। तो मित्रों, संतान के साथ क्योंकि कंप्यूटर में कहा गया है, मन के अंदर एक वैमनस्य भाव बैठ जाता है, भय बैठ जाता है कि संतान होगी या नहीं होगी। तो इसलिए इसका हम परिहार कर देते हैं। जब विवाह का समय होता है उस समय वर नारायण से जो दूल्हा है उससे, वो विष्णु स्वरूप वर बैठा है, उससे स्वर्ण की नाड़ी बना करके, स्वर्ण की लंबी लंबी 2 तारें बना करके और मध्य में से उसको काट देते हैं। आधा जो है दान कन्या पक्ष के ब्राह्मण को दे देते हैं और आधा दान जो है वो वर पक्ष के ब्राह्मण को दे देते हैं। अर्थात उस समय कहते हैं कि स्वर्ण दान करने से उस नाड़ी का परिहार होता है। और भी कई प्रकार के विचार दिए गए हैं नाड़ी दोष में। तीसरा दोष है योनि दोष। योनि दोष का अर्थ है कई प्रकार की योनियां हैं। अब उसमें मान लिया जाए लड़के की योनि जो है गाय है और लड़की की योनि जो है सिंह है। अब सिंह और गाय का मेल नहीं होता। इस प्रकार से जब हम कुंडलियों को मिलान करते हैं या एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करते हैं तो योनि दोष का भी प्रभाव देखते हैं। और चौथा दोष है उसमें वर्ण दोष। वर्ण दोष में विशेषता है, अर्थात कैसा कैसा वर्ण है। 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अब मित्रों ऐसा है, ब्राह्मण वर्ण के साथ में शूद्र को जोड़ दिया जाएगा, अर्थात
पुरुष जो है ब्राह्मण वर्ण का है और कन्या जो है वो शूद्र वर्ण की है, तो उनके विचारों में तालमेल जमीन आसमान का अंतर होगा। इसलिए वर्ण दोष को परित्यज्य मान करके वर्ण की व्यवस्था की जाती है। इनके परिहार भी हैं। जो भी आपके आचार्य हैं, जब आप कुंडली मिलाने जाते हैं, उन आचार्यों से इनके परिहार के विषय में पूछें, वो जरूर आपको परिहार के विषय में बताएंगे। साथ ही साथ तब आता है तारा दोष, भकुट दोष, वश्य दोष और योनि दोष। इस प्रकार से ये दोष जो हैं 4 थे, 4 से 8 बन जाते हैं। इन दोषों के विभिन्न प्रकार के परिहार पंचांग में भी दिए होते हैं और आप आचार्य जिनके पास आप पूछने जाते हो वो भी इनके परिहारों के विषय में बताते हैं। तो मित्रों, मेरी तो आपको यही सलाह है कि जब कभी आप अपनी जन्म कुंडली मिलाते हो, विवाह के लिए कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों मिलाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इन दोषों के विषय में विचार कर लीजिए। सिर्फ गुणों को ही न देख करके चलिए, राशि मैत्री भी होनी चाहिए। अर्थात राशियों में मित्रता हो, अगर राशियों में शत्रुता होगी तो जीवन जो है कष्टकारक रहेगा। इस प्रकार से जो भी आचार्य आपके कुंडली मिलान करते हैं, उनके साथ राशियों के भाव कितने मिलते हैं, इनका क्या क्या भाव बैठा है, और तब इन सब के साथ में मिला करके मांगलिक योग भी देखना चाहिए। जब इतना विचार कर लोगे, जन्म कुंडली आपकी पूर्णतः मिलेगी, तब ही आनंद है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ फिर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।